हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तार पूर्वक हम लोग हल देखेंगे। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, बी में औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, सी में मराठा धर्म सुधारक का प्रभाव, 4 में है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, 5 में है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 में देखेंगे, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे? ए में है देवगिरी के यादवों के अधीन, और बी में है बहमनी सल्तनत के अधीन, सी में है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के अधीन। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर उन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मराठों के वर्गीगिरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापमार युद्ध प्रणाली कहा जाता है, जिसे गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? ए में है मलिक अंबर ने, बी है शाहजहां ने, सी है जहांगीर ने, डी है औरंगजेब ने। तो मलिक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मलिक अंबर ने इसे प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगर मलिक अंबर नहीं रहता, बाजीराव प्रथम रहता, तो वह सही होता, क्योंकि शिवाजी के बाद जो अगला पेशवा था, जो दूसरा था, इस पद्धति को अपनाया था, वह बाजीराव प्रथम भी था। अगला क्वेश्चन 4 में देखेंगे, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शिवाजी, डी बालाजी। तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी ही थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। किसे पेशवा कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता थे। शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे वह 8 लोगों का समूह था, जिसमें क्या थे? अष्ट प्रधान परिषद था, 8 मंत्री थे। कौन कौन थे? पेशवा थे, अहमद थे, सुमंत थे, चिटनीस थे, सेनापति थे, न्यायाधीश थे, पंडित राव थे और बकायन बैस। इस प्रकार से उनके द्वारा 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अगला चौथा है, क्वेश्चन नंबर 6, चौथ क्या था? ए में औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था, सी में अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था, डी में पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो डी में हो जाएगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया भूमि कर था। चूंकि शिवाजी के द्वारा 2 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे, वो आपको पता होगा जब हम क्लास लिए थे, तो एक चौथ था और सरदेशमुखी। चौथ क्या था? वह पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था, इसलिए ताकि वह उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करे। और सरदेशमुखी वह होता था जो उनके बगल में होते थे और उन पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, उससे सरदेशमुखी लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ए में है राजा राम, बी में है बालाजी विश्वनाथ, सी में है बाजीराव प्रथम, ए है बालाजी बाजीराव। सही जवाब हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जब संभाजी आए थे तो उनके नेतृत्व में पेशवा पद को नियुक्त किया गया। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? ए पुर्तगाली, बी डच, सी अंग्रेज और डी फ्रांसीसी। सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरण किया था? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, तोरन की संधि। तो जो आमेर के राजा थे, कौन? जयसिंह, जब वह क्या करते हैं, पुरंदर के किलों को जब 1665 ईस्वी में घेर लेते हैं, तब शिवाजी के पास, यानी कि मराठाओं के पास उनसे निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। यानी क्या होते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं। तब क्या हो जाता है, वही संधि होता है पुरंदर की संधि, जिसमें अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किलो किसको देना पड़ता है? औरंगजेब को देना पड़ता है। यानी वही जो राजा जयसिंह होते हैं, जो औरंगजेब भेजता है, क्योंकि औरंगजेब का राजा जयसिंह सबसे विश्वसनीय मंत्री में से एक होते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए रायगढ़ में हुआ था, कालानौर में हुआ था, रायचूर में हुआ था, आगरा में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11वां में, किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। तो संभाजी की हत्या क्यों की गई थी? थोड़ा कहानी को समझेंगे। क्या हुआ था, संभाजी जब 1680 से 1689 ईस्वी तक शासन कर रहे होते हैं, तो उसी बीच में औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र अकबर होता है, वह उनके शासनकाल में आ जाता है और वह उसको शरण देते हैं। और इस बात को जब पता औरंगजेब को चलता है, वह क्रोधित होता है और
क्या होता है, मराठाओं के साम्राज्य में आता है और संभाजी और उनके एक मंत्री होते हैं कवि कलश, दोनों को गिरफ्तार करता है और उनकी मृत्यु कर देता है, और वही उनके पुत्र साहू को लेके चला भी जाता है। तो वही अकबर को जो उसका पुत्र था सपोर्ट करने के लिए जब उसको शरण देते हैं, इसीलिए औरंगजेब गुस्सा होकर उन्हें मृत्युदंड देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 में, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए पुणे में थी, बी रायगढ़ में, सी कारवाड़ में और डी पुरंदर में। तो इनकी राजधानी थी रायगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए में है पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली, और बी में है बाबर इब्राहिम लोदी, सी में अकबर हेमू, और डी में है औरंगजेब और तैमूर। जो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी वो आप ध्यान देंगे 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। यह जो लड़ाई हुआ था इसमें बालाजी बाजीराव था, बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो ये ऑप्शन में हमारे अनुसार लग रहा है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए बालाजी बाजीराव होना चाहिए, क्योंकि बालाजी बाजीराव का जो शासनकाल था वह 1740 से 1761 में होता है। वही 14 जनवरी 1761 के दोनों के बीच अहमद शाह अब्दाली यानी मराठा के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है। वही तृतीय पानीपत के युद्ध के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए में है मीराबाई, बी में है हजरत महल, सी में जीजाबाई और डी में चांद बीबी। तो जीजाबाई से सबसे अधिक वो प्रभावित है जो उनकी माँ थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 में, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे? टिप्पू सुल्तान, अकबर, शिवाजी और कृष्णदेव। सही जवाब हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे, जो पहले हम लोग देखें। 16 में देखेंगे शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ए में है समर्थ रामदास, बी में है शाहजी भोसले, डी में है इनमें से कोई नहीं, और सी में दादाजी कोंडदेव। तो जो इसके जो राजनीतिक गुरु रहते हैं वह कौन रहते हैं? यह समर्थ दास रहते हैं। राजनीतिक गुरु है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव रहते हैं। और आध्यात्मिक गुरु अगर पूछा जाता तो रामदास होते। तो यह ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए शाहजी भोसले, जीजाबाई, समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव। सूची 1 में ये सब है और सूची 2 में। तो शाहजी जो भोसले थे, हम लोग क्लास लिए थे उसमें पढ़े थे कि शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। उसके बाद जीजाबाई शिवाजी की माता थी, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, और दादाजी कोंडदेव यह कौन थे? शिवाजी के संरक्षक भी थे तथा राजनीतिक गुरु भी थे। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे? ए में समर्थ रामदास, बी में तुकाराम, सी में एकनाथ और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा समर्थ रामदास, क्योंकि हम लोग पहले भी अभी पढ़े थे कि जो कर्म दर्शन और जो आध्यात्मिक गुरु थे वह कौन थे? रामदास थे। अगर यही बात की जाए शिवाजी के संरक्षक के, तब वह कौन थे शिवाजी के संरक्षक के रूप में? वह थे दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास बोध के रचनाकार कौन थे? ए में तुलसीदास, बी में सूरदास, सी में कबीरदास और डी में समरदास। तो दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 में, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? क्योंकि वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 ईस्वी में लेके आया था। तो ऑप्शन ए में है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी में है रघुजी भोसले, सी में है दौलत राव सिंधिया और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में पेशवा बाजीराव द्वितीय, चूँकि 1798 ईस्वी में रहा था और बाजीराव द्वितीय का शासनकाल क्या रहा था? 1796 से 1818 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ए ही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। और रघुजी भोसले हैं और दौलत राव सिंधिया है। तो भोसले तो ग्वालियर के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा यह क्लास में जब हम लोग पढ़े थे तो इसकी चर्चा हुई थी। यह जो दान के लिए जो राजस्व भूमि था, जो राजस्व दान था, वही सरंजामी कहलाता था। यानी जो दान के लिए दिया जाता था,
दान के लिए जो राजस्व था वही कहलाता था। तो इसका जो हो जाएगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था, तुलुकदारी प्रथा, कुतुबशाही शासन। तो ऑप्शन नंबर ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था कोई सरजामी कहा जाता था। तो ध्यान में रखेंगे राजस्व दान। 22 में देखेंगे वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, वह कौन था? ए इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां और सैयद खां। सही जवाब हो जाएगा अफजल खां, क्योंकि बीजापुर के यही अफजल खां एक सूबेदार होता है जो शिवाजी से मिलने के लिए आता है, और शिवाजी को इस बात से पता रहता है कि अफजल खां एक धूर्त व्यक्ति है, इसलिए उनसे मिलने जाने से पहले वह क्या करते हैं, कवच पहन लिए होते हैं। और जैसे ही शिवाजी उनके पास जाते हैं, अफजल खां धूर्त से गलत तरीके से चाकू भोंकता है, चूँकि उनको पता ही रहता है वो पहने हुए रहते हैं। उसके बाद वो अफजल खां की हत्या भी कर दिए होते हैं। तो अब ध्यान में देखेंगे सही जवाब हो जाएगा 59 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा कौन भेजा था? अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 में शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर में, आगरा में, दिल्ली में, कानपुर में। चूँकि जब शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के टाइम में वह आगरा किले में थे। थोड़ा सा समझेंगे क्या हुआ था, समय स्थिति। जब क्या होता है 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह जब पुरंदर पर घेर लेता है उस किला को, उसके बाद वह क्या होते हैं, जो शिवाजी रहते हैं राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच संधि होता है, क्योंकि उस टाइम तो घिर रहे होते हैं। उसमें से 35 में से 23 किले शिवाजी को देने पड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो सबसे अधिक राजस्व वाला क्षेत्र था वह भी दिया जाता है। और उसके बाद जो जय सिंह होता है वह शिवाजी को क्या करता है, औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए वह अनुरोध करता है, और वह जाते भी हैं, क्योंकि वह संधि क्या कर चुके होते हैं, वह जो युद्ध होते हैं उसमें वह हार का सामना उनको करना पड़ता है, वह चारों तरफ से गिर जाते हैं, इसलिए उनको जाना भी पड़ता है। और इसी में जो हुआ था उसमें क्या करना पड़ता था, पुरंदर की जो किला पर जो आक्रमण हुआ था उसी में उनको अपने छोटे पुत्र को संभाजी को क्या करना पड़ता है, वह औरंगजेब के मुगलों के दरबार में भेजना पड़ता है। तो उसी समय 1666 ईस्वी में क्या होते हैं, जब वहाँ पर क्या कर रहा होता है और जाते हैं कौन, ये मराठा शिवाजी। तो जो औरंगजेब रहता है वह अपने मग्न रहता है ये मनाने में, क्या बोलता है, जन्मदिन मनाने में। और उसी जन्मदिन मनाने में और शिवाजी को मतलब कहने का मतलब वहाँ पर उस प्रकार से नहीं मिलता उनको इज्जत, तो वह क्या करते हैं, गुस्सा होकर वहाँ से नज़रबंद होकर निकल जाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगरा में कैद किया गया था। 44 में है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महाजिदी सिंधिया और जीवाजीव राव सिंधिया। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा जीवाजीव राव सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी, यही ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे। एक महाजिदी सिंधिया है, तो महाजी सिंधिया, इसका जो देखिए 24 में गलत जवाब है, ऑप्शन दिया, इसका आंसर दिया हुआ जीवाजीव राव सिंधिया, लेकिन जो ग्वालियर के थे स्थापना करने वाले थे वह थे महाजदी सिंधिया। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी देंगे कि हमारे अनुसार तो होना चाहिए महाजदी सिंधिया, जिन्होंने क्या किए, ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट 25 में देखेंगे एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? खफी खां था, काशीराज पंडित था, दत्ताजी पिंगले और चरणदास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा काशीराज पंडित थे, जिन्होंने पानीपत की तृतीय लड़ाई को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम। तो सिंहगढ़ का, तोरण का, पुरंदर का। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, तो इसमें सिंहगढ़ 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीतते हैं, फिर पुरंदर 1653 ईस्वी में। तो हमारे अनुसार यही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एक में ही सिंहगढ़ के बाद पुरंदर है, 2 याद था। 27 में देखेंगे सुमेलित कीजिए, इसमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ।
सूची 1 में है। ऑप्शन ए में बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, बी में दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला, सूरत की प्रथम लूट और सूरत की दूसरी लूट। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में की गई थी। अफजल खां एक धूर्त व्यक्ति था, वह शिवाजी को मारने के उद्देश्य से आया था, तो वही शिवाजी को यह बात को पता होता, 1659 ईस्वी में वह इसकी हत्या कर देते। उसके बाद क्या होता, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को कौन भेजता, यह औरंगजेब का मामा होता है शाइस्ता खां, जिसे दक्षिण के अभियान के लिए जब मराठों की शक्ति बढ़ रही होती है, यह बात जब औरंगजेब को पता चलता है तो वह शाइस्ता खां को भेजता है कि उसकी शक्ति को दबाया जाए। शाइस्ता खां आता है, इसमें भी इसको हार का सामना करना पड़ता है, इसको पूरा लहूलुहान कर देते हैं शिवाजी। वह 1663 ईस्वी में सूरत, उसके बाद क्या करते हैं, सूरत को लूटते हैं 1664 ईस्वी में, जो उस समय मुगलों का एक धनाढ़ प्रदेश हुआ करता था, अरबों की लूट करते हैं। उसके बाद सूरत की दूसरी 1670 ईस्वी में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म ऑप्शन ए में सिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में, पनहाला के दुर्ग में। तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1627 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे। चूँकि अभी हम लोग बताए थे कि क्या हुआ था, जब आमेर के राजा जय सिंह पुरंदर के किला पर आक्रमण कर रहा होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, शिवाजी को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उस किला से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो दोनों के बीच संधि होता है, जिसमें 35 में से 23 किले देने पड़ते हैं, तथा बीजापुर राज्य के जो जिसमें बोला जाता है 4 लाख खून की आय होता था, वह भी शिवाजी को देने पड़ते हैं। फिर अपने छोटे जो उनके जो पुत्र होते हैं संभाजी, उनको भी क्या करते हैं, मनसब के पर वहाँ भेज देते हैं, औरंगजेब के दरबार में भेज देते हैं। और वही उसके बाद क्या होता है, उसी संधि के तहत उनको औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना होता है, उपस्थित होते हैं 1666 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1666 में, फिर भाग भी निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। ए में राजा राम है, बी में बालाजी विश्वनाथ है, गंगाबाई और नानाजी देशमुख। देखिए कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा के शासनकाल को किसने सरल और कारगर बनाया। जब संभाजी का शासनकाल 1600 से 1689 रहता है, उसके बाद राजा राम जो नाम मात्र का रहता है वह 1689 में बनता है, 1700 मर जाता है। फिर उन्हीं की पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में शिवाजी द्वितीय कुछ समय तक शासन कर रहा होता है, और जैसे ही औरंगजेब 1707 में मरता है, तब संभाजी के पुत्र साहू क्या होते हैं, साहू को वहाँ से छोड़ा जाता है, और साहू का शासनकाल 1707 से 49 में रहता है, और उन्हीं के देखरेख में पेशवा पद जो बालाजी विश्वनाथ उसको नियुक्त किया जाता है 1713 ईस्वी में, और वही बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट देखेंगे 31 में, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, विदेशी मामलों की जो देखरेख करता था वह सुमंत था। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान था, हिंदू सिद्धांतों पर आधारित अष्टप्रधान था, तो कौन कौन था, एक बार क्रम से 8वां हम लोग जान लेंगे। पहला था पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, दूसरा था अमत अर्थ मंत्री, और तीसरा सुमंत विदेश मंत्री था, और चौथा चिटनीस जो पत्राचार विभाग था, पांचवा न्यायाधीश था, और छठा सेनापति था, और सातवां पंडित राव था जो मुख्य सलाहकार और धार्मिक कार्य करता था, 8वां बकायनवीस था। इस प्रकार से उनका 8 मंत्री परिषद थे। नेक्स्ट देखेंगे, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। बीजापुर के शासक ने, अहमद शाह के शासक ने, औरंगजेब ने और महाराजा जय सिंह ने। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि है वह किनके द्वारा दिया गया था, वह औरंगजेब के द्वारा ही दिया गया था। तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट देखेंगे 33 में, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। चूँकि जब शिवाजी क्या कर रहे होते हैं, शासन कर रहे होते हैं, तब वह बहुत सारा क्षेत्र को भी जीतते हैं, जैसे पहला पुरंदर का किला, फिर पहले सिंहगढ़ का किला, फिर पुरंदर का किला। तो उसके बाद भी जीतने के बावजूद भी वह अपना अभी राज्याभिषेक नहीं करवाते हैं। जैसे ही वहाँ से भाग कर निकलते हैं 1666 में, तो 6 जून 1674 ईस्वी को पहला राज्याभिषेक वह करवाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का, 6 जून 1674 को। अगला है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान को शिवाजी ने राज्याभिषेक के लिए करवाया था। जब वो अपना राज्याभिषेक करवाए थे तो प्रकांड विद्वान क्या श्री गंगा भट्ट को बुलाए थे। तो इसका जो 34 का ऑप्शन नंबर ए में है, विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। उसने बोला जाता है कि भंडारा का भी, बहुत बड़ा भंडारा का भी आयोजन किए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 35 में, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था।
वो देखना। ऑप्शन ए में अपनी एक मुहर बनवाई, सही है। एक नया संवत चलाया, यह भी सही है। क्षत्रिय कुल समा एवं हृदय मूर्धन हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, यह भी सही है। सभी प्रकार के कर हटा दिए, यही गलत बात है, वह कर नहीं हटाए थे, बाकी उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वह कर्नाटक का अभियान था, जिसमें जिंजी का किला, तो कर्नाटक का अभियान 1678 ईस्वी में जिंजी का किला हुआ जीतते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसमें चारों ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन ए में कर्नाटक अभियान मिलता है, तो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 में, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए में जयसिंह है, बी में अफजल खां है, सी में औरंगजेब है, तो सही जवाब हो जाएगा पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ही दिए थे। 38 में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में 8 विद्वानों की सभा को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, सी में 8 मंत्रियों की एक परिषद को, शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। तो अष्टप्रधान किन्हें कहा जाता था? 8 मंत्रियों के एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, और वह हिंदू सिद्धांतों पर भी आधारित था। नेक्स्ट में देखेंगे 39 में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अष्टप्रधान के सदस्य हैं और उनका अर्थ है। तो हम बताए थे, अभी चर्चा किए थे कि उनके 8 मंत्री होते थे। कौन कौन होते थे? 8 पद। ए में है आमत्य। आमत्य क्या होता था? वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री। उसके बाद बकायन बीस। बकायन बीस क्या था? हम अभी बताए थे। बकायन बीस गुप्तचर और सूचना विभाग भी था, गृह मंत्री कह सकते हैं। सुमंत विदेश मंत्री। उसके बाद चिटनीस पत्राचार विभाग, तो यहाँ चिटनीस नहीं है, सुरनबीस भी कहा जाता था, सुरनी सचिव भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का। अगला देखेंगे 40 में, सैयर ए नौबत का अर्थ क्या था? सैयर ए नौबत, जो सेनापति होता था उसी को सर ए नौबत भी कहा जाता था, तो वही अर्थ है सर ए नौबत का। उसके बाद 41 में देखेंगे, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ए में शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। बी में है, भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। सी, शिवाजी ने जमींदारों व जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। और डी, उपर्युक्त में से सभी। 42 में, चौथ मुगल क्षेत्र को भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथ हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला था? आपको पता होना चाहिए, चौथ और सरदेशमुखी यह शिवाजी के द्वारा जाता था। चौथ में 1/4 और सरदेशमुखी में 1/10। 1/4 कहने का मतलब 25, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा वंश के द्वारा वसूला जाता था। 43 में देखेंगे, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना होता था? 1/10 लिया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए में है 10%। अगला देखेंगे 44 में, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। ऑप्शन ए में है पागा या बरगीर एवं सिलहदार। बी में है सिलहदार एवं पागा। सी में है पागा एवं बरगीर। डी में है बरगीर एवं पागा। तो इसका जो 44 का सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अस्थायी घुड़सवार सेना होते थे उसे पागा कहा जाता था, तो ध्यान में रखेंगे, और अस्थायी घुड़सवार सेना को सिलहदार कहा जाता था। अगला है 45 में है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। अगला देखेंगे, मराठा कालीन पैदल सेना में नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो नायक यानी पायक के अधीन कितने पैदल सैनिक? 9, 3, 15, 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 होते थे एक नायक के अधीन पैदल सैनिक। अगला है 47 में, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए में कोलाबा, जंजीरा, एलिफेंटा। तो 47 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कोलाबा। 48 में देखेंगे, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो यह जो प्रतिनिधि पद था, ऑप्शन ए में संभाजी। देखिए संभाजी कौन थे? ये
जब शिवाजी की मृत्यु हुई उसके बाद ये शासक बनते हैं। राजा राम, फिर संभाजी जैसे ही मरते हैं उसके बाद राजा राम बनते हैं। फिर ताराबाई, जैसे राजा राम मरते हैं उसके बाद उसकी पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेके संरक्षिका के रूप में काम करती है। शाहू प्रथम, जब क्या होता है, शाहू प्रथम औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद इनको छोड़ा जाता है, तो फिर ये ताराबाई से खेड़ा का युद्ध में लड़ते हैं। तो प्रतिनिधि पद का सृजन करने वाले थे वह राजा राम ही थे, तो ध्यान में रखेंगे। 49 में शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। ये है, कह रहा है क्वेश्चन, शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा, यानी शिवाजी के बाद तो पहला है राजा राम एवं रामचंद्र पंत, बी में साहू एवं धनाजी यादव, सी में संभाजी एवं कवि कलश, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा संभाजी। चूँकि शिवाजी के बाद अगर कोई दूसरा छत्रपति बनता है तो उनके बेटा संभाजी बनते हैं, जिनका शासनकाल 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी में रहता है, और उन्हीं के एक सबसे विश्वसनीय दरबारी होते हैं कवि कलश, जो उसे अपने साथ में रखते हैं। अगला देखें 50 में क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 में सूची 2 का। सूची 1 में छत्रपति है, सूची 2 में उनका शासनकाल है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में संभाजी है, राजा राम, ताराबाई और साहू। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689, राजा राम का 1689 से 1700, ताराबाई का 1700 से 1708 ईस्वी। ताराबाई किसको लेके, अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेके वह संरक्षिका के रूप में काम करती है, और साहू प्रथम 1708 से 49 ईस्वी। तो हम लोग अभी पढ़े थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 में देखेंगे, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। ये राजा राम को, शिवाजी द्वितीय को, साहू को और संभाजी को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहू को। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि साहू का जो शासनकाल इसलिए जाना जाता है पेशवाओं के शासनकाल से, क्योंकि जब साहू जैसे ही सत्ता में आता है वह शासन ग्रहण करता है, तो उसका जो शासन ग्रहण करने का कालक्रम होता है वह 1707 से 1749 ईस्वी रहता है, और उनके द्वारा पेशवा पद को नियुक्त किया जाता है। और पेशवा पद पर सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ होते हैं, और इसी के समय में पेशवा पद प्रमुख हो जाता है। और साहू कहने का मतलब सिर्फ राजा का भोग करता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो पेशवा के अंदर निहित हो जाती है। तो इसलिए इन्हें पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा मंडल या मराठा राजसंघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी। ऑप्शन ए में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। तो अब कालक्रम देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 ईस्वी से 1720 रहा था, बाजीराव का 1720 से 1740 रहा था, बालाजी विश्वनाथ का 1740 से 1761 ईस्वी रहा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, मराठा मंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी। ऑप्शन ए में मराठा छत्रपति साहू व मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात, मराठा छत्रपति राजा राम और मुगल बादशाह फर्रुखसियर, सी में मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है कि 1719 में संधि हुआ था। अगर इसके हम कालक्रम को थोड़ा गौर करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, साहू का शासनकाल सही बात है वह 1707 से 1749 ईस्वी तक रहा था। रफीउद्दर्जा 1719 ईस्वी में था ही मुगल शासक। और फर्रुखसियर की बात की जाए तो फर्रुखसियर क्या था, 1713 से 1719, लेकिन राजा राम थे 1719 से नहीं थे। तो ऑप्शन बी तो खत्म हो गया। ऑप्शन सी में देखते हैं, मराठा छत्रपति ताराबाई का शासनकाल कब से कब रहा, यह रहा 1700 से 1708 ईस्वी। तो 1719 से ये ताराबाई वाला सी भी खत्म हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहू। उपरिक्त भी साहू है, क्योंकि साहू क्या रहे थे 1707 से 1749 भी रहे थे, रफीउद्दर्जा 19 में भी रहा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 53 का। 54 देखेंगे, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। ताराबाई, येसुबाई, साईबाई, सोयाबाई। सही जवाब हो जाएगा ताराबाई सबसे बहादुर महिला के रूप में थी। 55वां देखेंगे, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चल गई। तभी बात हुई थी इनकी, कौन थे, साहू प्रथम थे। क्योंकि साहू प्रथम का शासनकाल क्या रहता, 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी। और जैसे ही वह औरंगजेब यानी मुगलों के कैद से छूटते हैं और आकर शासक बनते हैं, और वही अपनी
जो माँ होती है सौतेली माँ ताराबाई से युद्ध लड़ते हैं खेड़ा में और वह फिर सत्ता ग्रहण करते हैं। उसके बाद उन्हीं के शासनकाल में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया जाता है और उसके बाद पेशवाओं का अधिकार बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे 56 में, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। कथन किसका था? देखिए जब क्या था, बाजीराव प्रथम मुगलों के प्रति एक वाक्य बोला था कि सूखे वृक्ष के तने पर आघात करना अच्छा है, क्योंकि अगर हम तने पर आघात करेंगे तो शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। तो इसका जो सही जवाब मेरे अनुसार होना चाहिए बी होना चाहिए 56 का। एक बार आप लोग भी अपने स्तर से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। 57 में किसे लड़ाकू पेशवा एवं हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में बाजीराव प्रथम को, अब बी में बालाजी विश्वनाथ को, सी में बालाजी बाजीराव को। तो लड़ाकू पेशवा एवं हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को, जिसका बाजीराव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी था। और बालाजी विश्वनाथ का 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी। और बालाजी विश्वनाथ बाजीराव का 1740 से 1761। इन्हीं के टाइम में बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। आगे क्वेश्चन देखेंगे 58 में, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ऑप्शन ए में बालाजी विश्वनाथ, बी में बाजीराव प्रथम, सी में बालाजी बाजीराव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। यही है जो पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को चुना था। देखो कौन कौन सा द्वीप को जीते थे? ये जो द्वीपों में जीतने वाले थे गुजरात, बुंदेलखंड, निजाम, पुर्तगाल, इन सभी क्षेत्रों को जीता था। अगला क्वेश्चन 59 देखेंगे, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए में बाजीराव प्रथम, बी में बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि बाजीराव का शासनकाल 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी रहा था। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी रहा था। बालाजी बाजीराव का 1740 से 1761 ईस्वी रहा था। तो मालवा की सूबेदारी के पेशवा के नाम करने के लिए बाजीराव, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने कुछ प्रदेश जैसे कौन कौन, गुजरात हो गए, बुंदेलखंड हो गए, निजाम हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन सभी को जीता था और उन सभी से वह क्या करते थे? कर वसूले थे। और इसी बाजीराव प्रथम जो था बुंदेलखंड के छत्रसाल राजा के बुलाने पर वहाँ पर जाता है और वही उनको सपोर्ट करने के जाने के क्रम में एक नृत्यांगनी को देखता है और उनसे उनको प्यार होता है। जो बाजीराव मूवी देखेंगे उसमें भी वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? ए में बालाजी विश्वनाथ, बी में बाजीराव प्रथम, सी में बालाजी बाजीराव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह बालाजी बाजीराव हो जाएगा, जिसे नाना साहेब के नाम से ही जानते थे। क्यों इसके समय में बोला जाता है कि मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? क्योंकि यह जो है उस समय एक प्रतिभाशाली सेनापति होता है जो मराठा साम्राज्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है। और उसी के शासनकाल में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक रहता है, उसके एक मराठाओं के द्वारा जो उसके एक वायसराय तैमूर शाह करके जो नियुक्त होता है, उसको जब मराठों के द्वारा हटा दिया जाता है, उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली आता है, मराठाओं पर आक्रमण करता है और 14 जनवरी 1761 ईस्वी को यह भयंकर युद्ध होता है। अगर उसको आप विस्तार से पढ़ेंगे तो मतलब कहने का मतलब आपको बहुत ही विकल्पित होगा, क्योंकि बोला जाता है 28,000 सैनिक मारा जाता है और इसके जो बहुत सारे बालाजी बाजीराव होते हैं, इनके पुत्र, 2 पुत्र भी सहयोग होते हैं, अच्छे अच्छे सेनापति भी सब शहीद होते हैं, सब मर जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 में, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोल संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? जो संगोल का संधि हुआ था, ऑप्शन ए में यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। बी, छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। सी में केंद्रीय सरकार
का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया है, वो पेशवा राज्य के सर्वेसर्वा बना दिया गया, उपरोक्त में से सभी। तो यह जो है संगोला की संधि, ये सभी सत्य थे। क्या था? पूना संधि सम्मेलन सभी प्रकार के मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। छत्रपति राजाराम को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? ऑप्शन ए में है रघुजी भोसले, बी में है रघुनाथ राव, सी में है मल्हार राव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 62 का रघुजी भोसले। रघुजी भोसले कौन थे? रघुजी भोसले थे नागपुर के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। जब मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है तब उसके बाद ये सभी अपने छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए होते हैं। अगला है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? ए है रघुजी भोसले, बी है रघुनाथ राव, सी है मल्हार राव। तो कौन किया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ राव। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 तो देख ही लिए। 64 देखते हैं। 64 में किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली की दीवान ए आम की छत को चांदी निकलवा दी थी? ए सदाशिव राव भाऊ, रघुनाथ राव, मल्हार राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सदाशिव राव। सदाशिव राव कौन थे? थोड़ा हम लोग समझेंगे। यानी ये बालाजी विश्वनाथ जो थे, उनके बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, जो क्या होते हैं, पानीपत के तृतीय लड़ाई में ये मारे जाते हैं। सदाशिव राव भाऊ और एक विश्वास राव, ये दोनों मारे जाते हैं। और भी बहुत सारे सेनापति होते हैं, मारे जाते हैं। बोला जाता है इनके बारे में कि यह मुगल बादशाह की सहायता के लिए अपने छत से सोना के मतलब सोना निकलवा कर उसको क्या करते हैं, वेतन चुकाने के लिए देते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 में, 2 मोती जल में घुल गए, सोने के 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? यह है पानीपत के तृतीय युद्ध से। चूँकि हम लोग इसका चर्चा भी किए थे। यह पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। इसमें बोला जाता है कि इस युद्ध के बाद जो मराठा पर है वह महाविपदा आ गया था। यानी कहने का मतलब इसमें बहुत, इसी के शासनकाल में, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही मराठा साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और उसी के शासनकाल में यह पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध होता है, जिसमें भयंकर जान माल की हानि होती है। बहुत सारे, बोला जाता है 28,000 सैनिक मारे जाते हैं, अच्छे अच्छे जो सेनापति होते हैं वह भी मारे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे। सदाशिव राव भाऊ और विश्वास भाऊ राव, ये भी दोनों मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 में, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। ए विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव, मल्हार राव। तो पानीपत के तृतीय में अभी चर्चा किए थे, विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ थे। यह 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार भी थे। 67 में देखेंगे, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठाओं के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गया? सही बात है, यह जादूनाथ सरकार कहे थे। अगला क्वेश्चन 68 में देखेंगे, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम, सदाशिव राव भाऊ, बालाजी विश्वास, बालाजी बाजीराव। इसका सही जवाब हो जाएगा बालाजी बाजीराव। यही है शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किए थे, जिसकी चर्चा हम लोग शुरुआती वाले क्वेश्चन में किए थे। अगला है 69, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? ए नाना फडणवीस को, बी बाजीराव को, सी बालाजी बाजीराव को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, जो पूना के थे। नेक्स्ट देखेंगे 70 में, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? ए में है दत्ताजी सिंधिया, बी में विश्वास राव, सी में सदाशिव भाऊ और डी में मल्हार राव होलकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदाशिव राव।
तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किए थे। 71 में देखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का कालक्रम अनुसार सजाइए। तो जो बालाजी बाजीराव होते हैं उसके बाद जो पेशवाओं आते हैं उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। बालाजी बाजीराव के बाद आते हैं माधवराव प्रथम, जिनका शासनकाल 1761 ईस्वी से 1772 होता है। उसके बाद माधवराव प्रथम के बाद नारायण राव आते हैं, फिर नारायण राव के बाद माधवराव नारायण आते हैं, फिर आते हैं बाजीराव द्वितीय आते हैं, जिनका शासनकाल 1796 ईस्वी से 1818 ईस्वी होता है। तो इसका जो 71 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4 सही है। पहले माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधवराव नारायण, बाजीराव सही है। नेक्स्ट 71 में देखेंगे, 72 में देखेंगे वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। ए में महदाजी सिंधिया, बी में नाना फडणवीस, मल्हार राव होलकर, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करा, दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित कराने वाला मराठा। तो शाह आलम द्वितीय का अगर बात की जाए इसके शासनकाल का, तो आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय से पहले कौन होते हैं? अहमद शाह होते हैं, क्योंकि शाह आलम के बाद अहमद शाह। शाह आलम का 1719 से 1748 और अहमद शाह का 1748 से 1754। फिर 1754 से 1758 किनका रहता है? ये आलमगीर द्वितीय का। फिर 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय का होता है। तो 72 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महदाजी सिंधिया। यही है जो क्या किए थे? पुनर्स्थापित किए थे। और जब मराठा साम्राज्य टूटता है, अलग होता है, तो यह ग्वालियर के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 में, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव नारायण को, माधवराव को, नारायण राव को, रघुनाथ राव को। अगर बात की जाए तो इसकी चर्चा भी हुई थी। सबसे पहले कौन आए थे? माधवराव आए थे, फिर नारायण राव आए थे, फिर माधवराव नारायण आए थे। तो अंतिम पेशवा कह रहा है, तो अंतिम पेशवा के रूप में कौन जाने गए हैं? माधवराव। अंतिम महान पेशवा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 में, किस पेशवा को अवोध होने के कारण मराठा राज की देख रेख बड़ा भाई यानी बार भाई नाम के 12 सदस्य की एक परिषद करती थी? माधवराव, माधवराव नारायण, नारायण राव और रघुनाथ राव। ये था माधवराव नारायण। इसका सही जवाब हो जाएगा माधवराव नारायण की ही देख रेख में, क्योंकि वो अवोध था, उसके देख में 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। और बाद में यह भी आपको मालूम हुआ कि माधवराव नारायण जो होते हैं वह क्या होते हैं? उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी उनके चाचा के द्वारा भी उनको हत्या कर दिया जाता है। यह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। माधवराव नारायण की हत्या नहीं, मतलब नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। चाचा जो रघुनाथ राव रहते हैं उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसी के बाद नारायण राव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र माधवराव नारायण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? ए माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे माधवराव होते हैं, उनका शासनकाल यानी जब बालाजी बाजीराव 1761 ईस्वी पानीपत के युद्ध के बाद ख़त्म होता है, उसके बाद माधवराव बनते हैं। तो 1761 ईस्वी 1772 होता है। उसके बाद नारायण राव जो रहते हैं, इनका शासनकाल रहता है, नारायण राव का रहता है 1772 से 73 रहता है। फिर माधवराव नारायण का रहता है 1774 से 95 रहता है। और बाजीराव का रहता है 1796 से 1818 ईस्वी। तो 75 का सही जवाब हो जाएगा माधवराव नारायण, जिसका 1775 से कितना रहता है? 1774 से 1795 होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 5 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में। तो इसमें नारायण राव ये आते हैं माधवराव के बाद, यानी नारायण राव 1772 से 73 रहे हैं।
और माधवराव नारायण यह जो रहे हैं 1774 से 1795, और बाजीराव रहा 1796 से 1818। तो 1796 में 1802 भी आ गया और 1817 भी आ गया। इसका सही जवाब हो जाएगा माधवराव नारायण, सॉरी इसका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय 76 का। अगला क्वेश्चन 77 देखेंगे, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1796 से 1818 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। देखिए ध्यान में देंगे, सूरत की संधि 1775 में हुआ था, पुरंदर की संधि 1776 में, सूरत का 1775 में, सालबाई का 1782 ईस्वी में। तो यह जो 3 संधि हुए थे, कौन कौन? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई, यह हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दरमियान। और इस युद्ध में क्या होता है, किसी की जीत नहीं होती, लगभग बराबरी पर खत्म होता है ये युद्ध। तो इसका एक हो जाएगा सही जवाब 78 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 में 79, इसमें भी है सुमेलित कीजिए, एक संधि है, उधर उसका वर्ष दिया हुआ है। ये है देवगांव की संधि, फिर है तो देवगांव की संधि, चूँकि हम लोग जानते हैं यह क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब स्टार्ट हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी रहा था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो वही हुआ था देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। और देवगांव से पहले एक और बेसिन की संधि हुआ था 1802 में, जिसमें बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के अधीनता स्वीकार कर लेता है। वह भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का एक ही हो जाएगा। अगला देखेंगे 80 का, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717-18, नागपुर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि, कानपुर की संधि। देखिए ध्यान दीजिए, मंदसौर की संधि 1818 में होता है और पूना की संधि होता है 1817 ईस्वी में रहता है। तो अंतिम पूछ रहा है तो यही हो जाएगा मंदसौर की संधि। और नागपुर की संधि और कानपुर की तो चर्चा नहीं है। 81 में देखेंगे, मराठा सचिवालय कहलाता था, क्या कहलाता था? ऑप्शन ए में है फाद, बी में स्वराज, सी में मगुदई, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा जो मराठा का सचिवालय था वह फाद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ? ए में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशनयाफ्ता बनाकर बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया। और बी में देखेंगे हम लोग क्या है, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला दिया गया। जो पेशवा के प्रदेश पूना थे उसको क्या कर दिया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। उसके बाद अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। पर इस सही ये तृतीयांग रूट में सब, क्योंकि इसमें तो हार हो गई थी, तो ये सभी चीज़ क्या हो गया था, अंग्रेज के राज में मिला लिया गया था, छोटे छोटे कंपनी के अधीनस्थ कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 में, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? ए में है महदाजी सिंधिया, रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर। तो यूरोपीय ढंग से करने वाले वह जो थे कौन थे, महदाज सिंधिया, जो कौन थे, ग्वालियर के संस्थापक के रूप में। सूची 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 में है राज क्षेत्र और सूची 2 में संस्थापक। तो बड़ौदा के संस्थापक गायकवाड़, इंदौर के होलकर, तो और नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया कौन, महदाजी सिंधिया, और भोसले कौन, रघुजी भोसले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का ए। तो ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे। 85 में देखें, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ए में है ग्रांड डफ, बी में है एमजी रनाडे, सी में आंद्रेविक और डी में जादूनाथ सरकार। तो मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था, यह कथन ग्रांड डफ के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट 86 में देखेंगे, 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा परिणाम था? ए में ब्रिटिश युद्ध जीत गए, बी मराठा युद्ध जीत गए, सी किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, डी इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। तो 86 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कि वह किसी के पक्ष में
जीत नहीं हुई। कौन? प्रथमांग मराठा युद्ध। सही जवाब हो जाएगा सी। इसकी चर्चा पहले भी किए थे। 87 में अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तिरछी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? आइए इसे पढ़ते हैं। ए में वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी है उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीम बेग खां ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बी है वह मुगल प्रशासन के चहार महल जो गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व को भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। और चौथा है वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि उसका जो मेन कारण था, तत्कालिक कारण वही था कि जो मराठाओं द्वारा लाहौर से, जो उसका एक लाहौर में वायसराय तैमूर शाह था, उसको निष्कासन कर दिया गया था। उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली आता है। और तृतीय क्या होते हैं? पानीपत का युद्ध होता है, जो तृतीय पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है। और यह युद्ध भारी, मतलब बोला जाए तो मराठाओं के लिए महाविपदा के रूप में जाना जाता है यह युद्ध। 88 देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए में है संभाजी, बी में राजा राम, सी में जीजाबाई और डी में ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ताराबाई। ताराबाई का शासनकाल चर्चा पहले भी हुई, जो 1700 से रहते हैं, उसी के नेतृत्व में शिवाजी दूत थे और ताराबाई काम करती है। देखेंगे शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी? जन्म 1627 में हुआ था और छत्रपति की उपाधि 1664 से राज्याभिषेक कराए थे 6 जून को। 90 में देखेंगे शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? संभाजी, शिवाजी के विधवा, संभाजी, बाजीराव, राजाराम और संभाजी, डी इनमें से। तो मृत्यु के बाद राजाराम और संभाजी के लिए हुआ था, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु होती है तो संभाजी के एब्सेंट में राजाराम पहले क्या करता है? गद्दी कर लिया होता, लेकिन जैसे संभाजी को पता चलता है राजाराम को हटाते हैं, उसे अपने संरक्षण में लेते हैं। संभाजी 1600 से 1689 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1680 से 1616। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? 1802 में, 1818 में, 1858 में, 1861 में। यही 1818 ईस्वी में, क्योंकि बाजीराव द्वितीय का अंतिम वही होता है 1818 में। 1818 में मंदसौर की भी संधि होता है और उसी संधि के तहत उसका पेशवाई को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उसे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा।